तो पहली बात है, आज हम बात करेंगे रॉल्ट एक्ट के विषय में, जहां रॉल्ट एक्ट अगर कहा जाए तो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून था। अगर कहा जाए तो सबसे पहली जो कहानी शुरू होती है वो आज रॉल्ट एक्ट को समझना है। तो रॉल्ट एक्ट को समझने से पहले हमें भारत को समझना होगा कि उस समय भारत के हाल कैसे थे और अंग्रेजों के द्वारा ये कानून क्यों लाया गया। सबसे पहले हम बात कर लें तो हाँ, आपको पता होगा कि सन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। इस विश्व युद्ध में आपको पता ही होगा कि मित्र देश में कहीं ना कहीं ब्रिटेन भी था और मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन भी था। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन की भागीदारी थी। तो आपको हम बता दें दोस्तों कि जो ब्रिटेन था ये कहीं ना कहीं भारत में अपना उपनिवेश डाल के बैठा था और भारत में शासन कर रहा था। तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि अब होता क्या है, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है वैसे ही कहीं ना कहीं ब्रिटेन को सेना की आवश्यकता होती है कि भैया हमको सेना दीजिए, क्योंकि हमें युद्ध लड़ना है और हमें अपने देश को बचाना है। और एक मांग होती है कि अगर हमें आप सेना देंगे, ब्रिटेन की मांग होती है यदि आप हमें सेना देंगे तो हम आपको आज़ादी दे देंगे। तो हमारे भारत के जो लोग रहते हैं पहले तो इस विषय में सोचने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि अंग्रेज ऐसा कई बार कह चुके थे। उससे पहले भी अगर आप पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रीय आंदोलनों को तो आप समझ पाएंगे कि अंग्रेजों की ये चाल रही है और कहीं ना कहीं कुछ लोग इसको स्वीकार नहीं करते हैं और कुछ लोग स्वीकार कर लेते हैं। अगर कहा जाए तो कुछ लोग मंजूरी दे देते हैं कि भारतीय सेना की टुकड़ी अगर जाएगी तो हमें आज़ादी मिल जाएगा। अब इस मुहिम से होता क्या है कि ब्रिटेन भारत से सेना की टुकड़ी ले जाकर युद्ध करना शुरू कर देता है। और सेना, आपको पता होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर सन 1918 में समाप्त हो जाता है। तो 1918 से ब्रिटेन से सेना जब वापस लौटती है तो 1919 के टाइम पीरियड का फ्रेम स्टार्ट होता है, जहां पर भारत में जब सेनाएं वापस लौट आती हैं तो अंग्रेजों से कहा जाता है भैया हमें आज़ादी दो, हमें आज़ादी दो। पर अंग्रेज कहते हैं कि हम आपको आज़ादी नहीं दे सकते, क्योंकि हम क्या हैं, देखिए पहली बात है अंग्रेज हमें आज़ादी क्यों नहीं दे रहे थे, इसके पीछे का दूसरा रीजन ये है जाए तो अंग्रेज भारत को इसलिए भी छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि भारत की सांस्कृतिक और भौगोलिक विरासत बहुत बड़ी है। और कहा जाए तो भारत में बहुत सारे खनिज हैं, बहुत सारे मृदा उर्वरता की क्षमता है जहाँ पर फसल अधिक उग सकते हैं, और ऐसा फसल ब्रिटेन की भूमि पर नहीं हो सकता। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसीलिए कहीं ना कहीं जो है ब्रिटेन इस भूमि को छोड़ना नहीं चाहता था। 1918 में जब सेना वापस आ जाती है तब लोग यहाँ पर आज़ादी की मांग करते हैं, भैया हमें आज़ाद करो। पर होता क्या है कि आप देखेंगे कि ये आज़ाद नहीं करते हैं, बल्कि इसकी जगह हम क्या करते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा रोल्ट एक्ट पारित कर देते हैं। इसको हम रॉल्ट एक्ट कहते हैं, कभी कभार इंग्लिश में रोल्ट एक्ट कहते हैं, तो नाम में कंफ्यूज ना होइएगा। ये रोल्ट एक्ट पारित होता है जहां पर कहा जाए तो व्यक्ति की अभिव्यक्ति छिन जाती है और कहा जाता है कि जो भी सरकार के खिलाफ मुकदमा चलाएगा तो उसे सिर्फ एक बार मुकदमा चलाने का अधिकार है, दोबारा वो मुकदमा नहीं चला सकता। अगर एक बार मुकदमे की सुनवाई हो गई तो दोबारा मुकदमे की सुनवाई नहीं हो सकती। कहा जाए तो भैया कोर्ट तो अंग्रेज का ही था और अंग्रेज न्याय करते थे और वो न्याय उनके पक्ष में होता था। हमारे लिए तो कुछ भी नहीं था, हम तो गुलाम व्यक्ति थे। भैया गुलाम का क्या हैसियत है वहाँ पर। तो अगर कहा जाए तो हम देखते हैं कि ऐसा चल रहा था। और जो भी राजद्रोह करने की कोशिश करता था उसे अंग्रेज जेल में डालते थे। राजद्रोह मतलब जैसे अगर आप अंग्रेज के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं या कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो अंग्रेज आपको सीधे उठाकर जेल में डालते थे और उसमें कोई भी आनाकानी नहीं होती थी। चाहे हमारे देश के राष्ट्रनेता हों, चाहे हमारे देश के बड़े बड़े दिग्गज नेता रहे हों उस समय के, वो भी जेल गए थे इसी राजद्रोह के खिलाफ। और कहा जाए तो ये सब चीज़ें जो चल रही थी उस फ्रेम में, तो रोल्ट एक्ट का एक बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि इसने भारत के लोगों के अधिकार को छीन लिया था। और इसी अधिकार को छीनने में अगर कहा जाए रोल्ट एक्ट के बारे में, तो रोल्ट एक्ट को लेकर जगह जगह पर हड़ताल हो रहे थे, भैया इस एक्ट को वापस लो, क्योंकि हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीन रहा था। यानी ये हमारे बोलने की स्वतंत्रता छीन रहा था, ये हमारे किसी कार्य करने की स्वतंत्रता छीन रहा था। हम अंग्रेजों के खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहे थे। हमारी सेना वहां पर गई और वापस लड़ के चली आई, हम आज़ादी की मांग करते रह गए पर हमें आज़ादी नहीं मिली। और होता क्या है, हड़ताल आंदोलन का पश्चात हम देखा जाए, हड़ताल और आंदोलन चरम पे हो जाते हैं। और इसी चरम पे पहुंचने के बाद हम देखते हैं एक टाइम फ्रेम जो कि रहता है 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में अगर कहा जाए तो अमृतसर में जलियांवाला बाग जो कि स्वर्ण मंदिर के आसपास है, जलियांवाला बाग
जो कि स्वर्ण मंदिर के आसपास है, यहाँ पर करीबन हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है। और ये हजारों लोगों की भीड़ का ये मांग होता है कि भैया हमें आज़ादी दो, हमें रोल टैक्स वापस ले लो। और अगर कहा जाए तो गांधी जी भी अपने आंदोलन पे उस समय थे। और अगर कहा जाए तो ये सब चल रहा था। तो हम देखते क्या है कि जलियांवाला बाग में जब हजारों लोग इकट्ठा होते हैं तो उस समय आदेश मिलता है कि जाइए वहाँ की भीड़ को हटाइए, क्योंकि वहाँ पर होता क्या है कि प्रेस कर जो यहाँ पर हड़ताल था वो कई दिनों से चल रहा था। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि इतना बड़ा हड़ताल हो और कहीं ना कहीं जो व्यक्ति लोग हैं, भारत के लोग हैं, उनकी आज़ादी की मांग दुनिया भर में ना फैल जाए, क्योंकि अंग्रेजों ने कम से कम 52 से अधिक देशों को गुलाम बनाया था। जैसा आज भारत में हो रहा था वैसा आगे चल के कई सारे देशों में होने वाला था। अंग्रेजों को इसकी भनक लग चुकी थी। कहा जाए तो इस आंदोलन, जो हजार लोगों की भीड़ थी, इस आंदोलन को रोकने के लिए भेजा गया था कमिश्नर जनरल डायर को, जो कि एक तरीके से अनुचित था, क्योंकि भाई ये निहत्थे लोग थे। और होता क्या है, ये हजारों लोगों की भीड़ को जनरल डायर के द्वारा गोलियों से भून दिया जाता है, जो कि निहत्थे लोग होते हैं। और कहा जाए तो इनको आखिरी में चलकर ब्रिटेन के लोग कहते हैं कि ये लोगों के पास हथियार थे। और अगर कहा जाए तो न्याय हमें नहीं मिल पाता है, और कहीं ना कहीं ब्रिटेन इतिहासकार इस बात को दबाने की कोशिश हर जगह करते हैं। तो ये बात आप समझ चुके हैं कि भैया ये जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं था, ये सोची समझी साजिश थी। और कहीं ना कहीं एक नरसंहार का रूप था। आज हमारी किताबों में नरसंहार को कहीं ना कहीं वो हत्याकांड के रूप में दिखाया जाता है। तो किताब वालों से बस यही कहना चाहूँगा, हत्याकांड का मतलब आप समझिए और नरसंहार का मतलब समझिए। जब निहत्थे लोगों को या सिविलियन को इतनी बुरी तरीके से मारा गया, आपने उसको हत्याकांड का श्रेय दे दिया, नरसंहार का श्रेय नहीं दिया। नरसंहार का श्रेय किताबों को देना चाहिए, ये मेरी अपील है। कहते हैं कि आप सबको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। हम मिलते हैं।